अ, अभी हम लोग पिछले क्लास में देखा था, हम लोगों ने सारा विदरिंग, इरोजन, डिपोजिशन सारा कॉन्सेप्ट पढ़ लिया। अब हम एक एक 5 फैक्टर्स हैं जो वायु बल के हैं, जो भू आकृतियां बनाते हैं। उसमें पहले हम लोग पढ़ेंगे नदी। नदी क्या क्या भू आकृतियां बनाती है। सबसे महत्वपूर्ण नदी ही है और सबसे महत्वपूर्ण काम करती है। नदी करती है, उसके बाद ग्लेशियर करता है, विंड ऐसे क्षेत्रों में जहाँ तेज हवाएं चलती है जैसे रेगिस्तानी क्षेत्रों में, अंडरग्राउंड वाटर और सी वेव या समुद्री धाराएं। इसके बारे में हम लोग देखेंगे कि क्या क्या ये लैंड फॉर्म्स या भू आकृति बनाते हैं। तो बहुत डिटेल हम नहीं जाएंगे भू आकृतियां कैसे बनती हैं, लेकिन क्या क्या बनती हैं और किन किन स्टेजेस में बनती है और कैसे बनती हैं। और जितने फैक्टर हैं इनको हम दो भागों में हम लोग बांट के पढ़ेंगे, एक इरोजन अपर्दन और दूसरा डिपोजिशन या निक्षेपण। तो अपर्दन से क्या क्या भू आकृतियां बनती हैं और डिपोजिशन से क्या क्या भू आकृतियां बनती हैं। तो नदी इसमें सारे में बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम नदी के बारे में देखते हैं कि नदी द्वारा निर्मित भू आकृति या भू आकृति में लैंड फॉर्म्स बाई रिवर। अब नदी पहाड़ों से, आप गंगा नदी को दिमाग में रखिए, पहाड़ों से निकलती है। तो नदी की पूरा लाइफ, जहां इसका सोर्स है और जहां इसका माउथ है। सोर्स का मतलब जहां से निकलती है, माउथ का मतलब जहां ये मिलती है, चाहे समुद्र में मिलती हो या किसी बड़े झील में मिलती हो, उसे माउथ कहते हैं। माउथ उसे नहीं कहते जहां से इसकी ओरिजिन होती है। हिंदी में उसे उद्गम कहते हैं, जहां से नदी निकलती है। उसे मुहाना कहते हैं जहां वो समुद्र में मिलती है। और इंग्लिश में सोर्स कहते हैं जहां से वो नदी की ओरिजिन होती है, जैसे गंगा गौमुख से निकलती है तो वो उसका उद्गम या सोर्स हुआ। और बंगाल की खाड़ी में समुद्र में मिलती है, वो उसका माउथ हुआ या उसका मुहाना हुआ। तो उद्गम और मुहाना या सोर्स और माउथ, ये पूरा स्टेज नदी का ओरिजिन से लगा के इसका समुद्र में मिलने तक का 3 स्टेजेस होती है। यूथफुल स्टेज होती है, मैच्योर स्टेज होती है और ओल्ड स्टेज होते हैं। जैसे बचपन, जवानी और बुढ़ापा होता है, वैसे नदी का होता है, वो से रिवर साइकिल भी कहते हैं। तो वो हम लोग उसमें देखेंगे क्या क्या स्ट्रक्चर बनता है। लेकिन पहले सारा हम लोग बांट के पढ़ेंगे कि इरोजन में क्या लैंड फॉर्म बनता है अपर्दन से और क्या डिपोजिशन से बनता है। और नदी का जो अपर्दन कार्य है वो 3 फैक्टर्स पे ज्यादा निर्भर होता है। पहला, नदी जिस पहाड़ पे से उतर रही है उसका ढाल कैसा। ढाल अगर कम है तो नदी का वेग कम होगा, ढाल ज्यादा है तो उसकी स्पीड ज्यादा होगी। दूसरा, पानी की मात्रा, कितना पानी लेकर वो नदी अपने साथ चल रही है। और तीसरा है उसका वेग, वेलोसिटी क्या है। तो ढाल से ही जनरली वेलोसिटी है, अगर ढाल बहुत ज्यादा है तो उसकी वेग उसका बड़ा तेज होगा। तो ये 3 चीजें हैं जिसपे ये निर्भर करता है नदी का कटाव, नदी की ढाल और जल की मात्रा और वेग। तो इन 3 चीजों पे ये कितना कटाव होगा, कितना ट्रांसपोर्ट होगा, ये इस पर निर्भर करता है। अब पहाड़ों में जनरली इसे यूथफुल स्टेज होती है, क्योंकि पहाड़ों में ग्रेडियंट या स्लोप बहुत ज्यादा होता है और नदी की स्पीड बहुत ज्यादा है, उसका वेग बहुत ज्यादा होता है। तो अपने साथ क्या काम करती है, ये इरोजन का काम ज्यादा करती है। अपर्दन, वो अपने आसपास की चट्टानों, मिट्टियों को बहुत तेजी से काटती है, उसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा है और काटती है। बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े भी उस वेग में बहते रहते हैं। वो बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े भी दीवारों से टकराते हैं, उसके फर्श से टकराते हैं, बॉटम से टकराते हैं, तो वो कटाव करते हैं या करोजन करते हैं। तो कटाव वाला काम जो होता है वो इन पहाड़ी इलाकों में सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि इतनी स्पीड होती है कि वहां डिपॉजिट हो ही नहीं सकता। जो भी कटाव करती है वहां डिपॉजिट नहीं होता, वो अपने साथ बहा ले जाती है। तो पहाड़ों वाले पोर्शंस में इरोजन सबसे ज्यादा होता है, डिपोजिशन वहां पे नील होता है, नहीं होता है।
तो सबसे ज्यादा पर्वतीय नदियां पर्वतीय भागों में अपर्दन करती हैं। ये अपर्दन करती हैं, जबकि मैदानी और डेल्टाई भागों में डिपोजिशन निक्षेपण होता है। नदी जब पहाड़ से नीचे उतर आती है तो प्लेन मिलता है, तो उसकी स्पीड धीरे धीरे कम हो जाती है। तो मैदानी भागों में भी इरोजन का काम होता है, अपर्दन का, लेकिन कम होता है, साथ साथ डिपोजिशन का होता है। और जब मुहाने पे पहुंचती है, समुद्र में मिलना होता है, तो उसका स्पीड एकदम कम हो जाती है और अपने साथ जो भी मलबा बहा के ले आती है, सिल्ट लाती है, मिट्टी लाती है, बालू लाती है, सब वहां पे डिपॉजिट कर देती है, डेल्टा बनता है वहां पे। तो ये पहाड़ों पे सबसे ज्यादा इरोजन होता है, मैदानी भागों में इरोजन कम होता है, डिपोजिशन होने लगता है, और लास्ट में जाके इरोजन न के बराबर होता है, डिपोजिशन ही होता है। तो वही यहाँ लिखा हुआ कि नदी अपने उद्गम या सोर्स से मुहाने तक की यात्रा 3 अवस्थाओं में पूरा करती है, जो हम लोगों ने देखा। अवस्थाएं तीनों क्या हैं? ये इसकी युवावस्था है, यूथफुल स्टेज है, ये प्रौढ़ावस्था है, मैच्योर स्टेज है, और ये वृद्धा स्टेज है या ओल्ड स्टेज है। और इन 3 स्टेजों से कहते हैं रिवर साइकिल। रिवर साइकिल इसे बोलते हैं, मतलब उद्गम से लगा के मुहाने तक की जो 3 स्टेज की यात्रा होती है, यूथफुल स्टेज, मैच्योरिटी स्टेज और ओल्ड स्टेज, ये रिवर साइकिल कहते हैं। एक इरोजन साइकिल पूछता है, अभी सेकंड सेमेस्टर का आपका एग्जाम हुआ है 1 महीने पहले के आसपास, उसमें 2 नंबर का सवाल पूछा हुआ है कि अपर्दन चक्र या इरोजन साइकिल क्या होता है। एक डेविस, जनरली विलियम मॉरिस डेविस एक वैज्ञानिक रहे हैं, उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया है इरोजन चक्र का। उन्होंने कहा है कि जो भी भू आकृतियां बनती हैं उनमें ये 3 स्टेजेस होती हैं, यूथफुल स्टेज, मैच्योरिटी स्टेज और ओल्ड स्टेज। जनरली उन्होंने कहा कि जो वायुबल होते हैं, जैसे जल है या हिमानी है या वायु है, ये पहाड़ों को काट के अंत में ले जाके वो डिपॉजिट करके प्लेन बना देते हैं, और ये कटाव जो भू आकृति बनती है, तो इन 3 स्टेजों से गुजरते हुए अंततोगत्वा वो प्लेन में बदल जाता है, और ये जो चक्र चलता रहता है, फिर पहाड़ बनता है, फिर उसका कटाव होता है, फिर प्लेन बनता है। तो ये एक इरोजन साइकिल है। उसी तरह ये रिवर साइकिल भी इसको बोलते हैं, कि अपने ये उद्गम से लगा के मुहाने तक 3 स्टेज की यात्रा जो होती है, रिवर साइकिल है। तो ये अब इसमें हम लोग ये देखेंगे, 2 भागों में बांट के पढ़ेंगे। पहले हम अपर्दनात्मक भू आकृतियां पढ़ेंगे, इरोजनल लैंडफॉर्म, उसके बाद डिपोजिशनल लैंडफॉर्म। इरोजनल लैंडफॉर्म में जो इरोजन कटाव से जो भू आकृतियां बनती हैं, और ये कहाँ बनती हैं ज्यादातर कटाव वाली? ये नदी के यूथफुल स्टेज या पहाड़ी भागों में। जब तक नदी पहाड़ से नीचे मैदानों में नहीं आती, तब तक ये अपने इरोजन काम से, कटाव से कई भू आकृतियां या लैंडफॉर्म्स बनाती हैं। अब हम लोग उसे देखेंगे क्या क्या बनाती है। पहला जो नदी बनाती है वो वी शेप्ड वैली बनाती है। क्या बनाती है ये? वी शेप्ड वैली। ये इसकी वी शेप्ड वैली बनती है, वी आकार की घाटी। हमने यहाँ आपको डायग्राम में ये दिखाया है कि ये 2 तरह की हमने घाटी बनाई। एक इधर हमने बनाया यू शेप्ड, ये बनाया हमने वी शेप्ड। ये है वी शेप्ड आपकी वैली, ये, और ये देखेंगे तो ये है यू शेप्ड वैली। ये यू शेप्ड वैली नदी नहीं बनाती, हमने तुलनात्मक के लिए हम लोगों ने ये डायग्राम यहाँ पे इसलिए रखा है कि आप देख ले। हालांकि ये यू शेप्ड वैली ग्लेशियर बनाता है, बर्फ की नदी जो होती है वो चलती है तो यू शेप्ड वैली बनाती है, और नदी जो है वी शेप्ड वैली बनाती है। तो ये जो हम लोग ग्लेशियर पढ़ेंगे तो वहाँ यू शेप्ड वैली बनती है। तो डायग्राम दोनों ही ले लिया हम लोगों ने, ये फाउंड बाय रिवर, फाउंड बाय ग्लेशियर, ये अब छोड़ दीजिए। ये देखिए वी शेप्ड वैली बनाती है, क्यों? क्योंकि पानी
इसकी तली को ज्यादा काटता है या ज्यादा वहां पे इरोजन होता है या अपरदन होता है, इसलिए वी शेप्ड वैली बनती है। यू शेप्ड में नीचे कटाव, चूंकि बर्फ होता है तो नीचे कटाव नहीं और साइडों में वो ज्यादा कटाव होता है, तो यू शेप्ड वैली बन जाती है। तो वी शेप्ड वैली ये नदी से बनता है, हमेशा ध्यान रखें। वी शेप्ड वैली रिवर बनाती है और यू शेप्ड वैली ग्लेशियर बनाता है, हम लोग देखेंगे। ये लंबवत अपने बॉटम को, पेंदी को ज्यादा काटता है, इसलिए ये वैली अब बनती है। तो ये आप देखते रहिए कि कैसे कैसे कौन सी चीजें बनती है, इसके बारे में ज्यादा जो मैकेनिज्म लगती है काटने के लिए वो आपको जानने की जरूरत नहीं। तो पहला वी शेप्ड वैली हो गई, दूसरा हो गया गॉर्ज और कैनियन। पहाड़ों पे जब बहुत डीप वैली बन जाती है, बहुत ही गहरी खड्ड बन जाती है, ऊपर से देखना मुश्किल हो जाता है उसमें, तो उसे गॉर्ज या कैनन कहते हैं। जनरली ये गॉर्ज और कैनन ये दोनों पारिभाषिक शब्द होते हैं, लेकिन थोड़ा सा मूलभूत इसमें अंतर होता है। गॉर्ज छोटे आकार का होता है और कैनन बहुत बड़े आकार का होता है, बहुत लंबी दूरी तक फैला हुआ होता है भौगोलिक दृष्टि से। तो बहुत गहरी और खड़ी ढाल वाली, मतलब किनारा जिसका है एकदम से खड़ा होता है, उसे हम गॉर्ज या कैनन कहते हैं। इन दोनों में भी थोड़ा सा अंतर है, वो आप जान लीजिए गॉर्ज या कैनन क्या होता है। तो वी शेप्ड वैली है, और जब बहुत ही डीप, बहुत ही गहरी और खड़ी ढाल वाली घाटी बनती है तो उसे ये गॉर्ज या कैनन कहते हैं। ये दो छोटे छोटे डायग्राम हैं, ये जो डिफरेंस को दिखाते हैं। ये आपका गॉर्ज है, ये आपका कैनियन है। ये डिफरेंस क्या होता है, ये आप देखो कि ये थोड़ा सा इसका ऊपर का हिस्सा मुंह जमीन के लेवल पे ये ज्यादा चौड़ा है, और इसका नीचे का पोर्शन, तलहटी का पोर्शन जो होता है वो सकरा है। तो ये एक तो कैनन में होता है। इसमें गॉर्ज में क्या होता है, ये जनरली जितना स्थल पे इतना चौड़ा होता है उतना ही इसका बॉटम या पेंदे पे होता है। तो एक दोनों में फर्क तो ये है, ये जनरली आप ऊपर चौड़ाई नीचे चौड़ाई बराबर होती है, और इसमें सतह पे ज्यादा चौड़ा होता है, नीचे जो है पतला होता है कैनन में। दूसरा अंतर क्या होते हैं, ये कैनन बहुत बड़ा होता है और गॉर्ज जो है छोटे आकार का होता है। वही यहाँ पे लिखा होगा, देखेंगे कैनन एक बड़े भौगोलिक क्षेत्र में फैला हो सकता, और तथा ऊपर चौड़ा होता है, नीचे पतला होता है। ये कैनन की तुलना में गॉर्ज छोटा होता है, और ऊपर से नीचे तक इसकी, ऊपर जितनी चौड़ाई होती है उतनी चौड़ाई इसकी नीचे होती है। दूसरा ढलान में इसके फर्क है। जो गॉर्ज है वो एकदम से स्ट्रेट खड़ी दीवार होती है उस गॉर्ज की, लेकिन कैनन में वो सीढ़ी नुमा भी हो सकता है। क्योंकि ऊपर चौड़ा नीचे सकरा होता है, तो जनरली सीढ़ी नुमा भी हो सकता है, ढाल वाला उसका हो सकता है, लेकिन इसमें एकदम खड़ा होता है गॉर्ज की दीवारें। ये दो मोटी मोटी अंतर है। जनरली यूएसए में या अमेरिका वगैरह में इसे कैनन बोलते हैं, आप यूरोपियन कंट्री में जाओगे तो जनरली उसे गॉर्ज बोलते हैं। तो थोड़ा सा अंतर है, वो आप समझ लीजिए, लेकिन ये मानिए कि गॉर्ज या कैनन जो होता है बहुत ही डीप, बहुत ही गहरा और सीधे ढलान वाला, मतलब एकदम जिसकी दीवारें खड़ी होती है उसे गॉर्ज या कैनन कहते हैं। तो ये बनाते हैं। तो दो चीजें हो गई, वी शेप्ड वैली पहाड़ों में बनी, गॉर्ज और कैनन बना। तीसरा क्या है, जलप्रपात, वाटरफॉल। वाटरफॉल बनाती है ये पहाड़ों में। और एक और होता है क्षिप्रिका या रैपिड्स, अंग्रेजी में इसे रैपिड्स बोलते हैं, या इसे हिंदी में क्षिप्रिका बोलते हैं। ये जनरली जलप्रपात टाइप ही है, इनमें भी थोड़ा सा डिफरेंस है। जलप्रपात क्या होता है, जब कोई भी नदी चल रही है पहाड़ी इलाकों में और अचानक बहुत ऊंचाई से नीचे गिरने लगती है, तो उसे ये जलप्रपात कहते हैं। और क्षिप्रिका क्या होती है, क्षिप्रिका चल रही है नदी और उसके रास्ते में कोई अवरोध आ गया तो उसे उछल के चलती है, फिर थोड़ा अवरोध आ गया फिर उछल के चलती है। इस तरह की होता है क्योंकि कहीं कोमल चट्टानें होती हैं, कहीं हार्ड चट्टानें होती हैं, तो
रिवर वाटर कोमल चट्टानों को जल्दी काट देता है, हार्ड को उतना जल्दी नहीं काट पाता, इसलिए वो उछलते हुए वहां पे ये चलती है। तो वो रैपिड होता है, दूर से देखेंगे तो एक सीरीज आप वो छोटे छोटे वाटरफॉल दिखाई देते हैं और रैपिड्स होता है। और वाटरफॉल है बहुत ऊंचाई से नीचे पानी गिरता है अचानक, जैसे मान लीजिए ऊपर कोई हार्ड रॉक है और नीचे उसके सॉफ्ट राख है, आगे रास्ते में उसे पूरा काट दिया, तो बहुत ऊंचाई से जब पानी नीचे गिरता है और नीचे एक गड्ढा कर देता है, और झरना, प्लंज पूल जिसे बोलते हैं, तो ये झरना और रैपिड्स होता है। ये दोनों भी हिमालय क्षेत्र में या उसके यूथफुल स्टेज में ही बनता है। तो तीन चीजें हो गई, पहला वी शेड वैली हो गई रिवर द्वारा, दूसरा गॉर्ज या कैनन हो गया, तीसरा वाटरफॉल या रैपिड्स हो गया। ये एक ये है वाटरफॉल, आप देख लीजिए, ये ऊपर से पानी आके अचानक नीचे गिर रहा, तो ये वाटरफॉल है। ये आप देखेंगे जो ये नदी, ये पानी चल रहा, ये यहाँ हार्ड रॉक है, ये सॉफ्ट रॉक काट दिया तो ये पानी ऐसे ऐसे उछलता हुआ चलता है। ये इसके रैपिड्स, ये सीरीज ऑफ स्मॉल वाटरफॉल होते हैं, तो ये रैपिड्स होता है। हालांकि ये आपका वाटरफॉल इसे जल प्रपात कहते हैं हिंदी में, वाटरफॉल। और ये जो बड़ा सा स्ट्रक्चर ये बना लेता है यहाँ कुंड टाइप, इसे प्लंज पूल कहते हैं। तो ये बन गया। अब आगे देखते हैं इसे, और है ये एक होता है पॉट होल्स, जल गर्तिका कहते हैं। जब नदी तेज वेग से चलती है तो तमाम छोटे छोटे पत्थर भी उसमें नदी में चलते रहते हैं, और वो नदी के पेदी को वो काटते रहते हैं, तो छोटे 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 गड्ढे बन जाते हैं वहां पे, क्योंकि उन गड्ढों में जब पत्थर कोई पड़ता है तो वो ऊपर नदी के वेग से चलता है, वो चर्निंग करता है, मतलब वो गोल गोल घूम के पत्थर उसके पेदे को काटता रहता है। ये सब देख रहे हैं, ये सब ये गड्ढे जो बने हुए हैं, ये पॉट होल्स इनको बोलते हैं। और ये नदी के साथ जो बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े आते हैं, तो वो उनके कटाव से ये बनता है। तो ये पॉट होल्स, नदी के तली में छोटे गोल और गहरे गड्ढे जो कंकड़ पत्थरों के घूमने से बनता है, घर्षण से बनता है। जब पत्थर इसमें गड्ढे में पड़ जाता है, इसके ऊपर से नदी गुजरती है, तो इसमें चर्निंग करता है, घूमता है, तो ये गड्ढे ये बन जाते हैं। तो पॉट होल्स भी नदी के यूथफुल स्टेज मतलब पहाड़ी इलाकों में ही ये बनते हैं। तो ये चार चीजें हो गई जो ऊपर की तरफ बनते हैं। पहला वी शेड वैली, हमेशा ध्यान रखिए, दूसरा गॉर्ज या कैनन हो गया, तीसरा वाटरफॉल या रैपिड्स हो गया, या ये पॉट होल्स या जल गर्तिका हो गया। तो ये जनरली यूथफुल स्टेज में या उसके कटाव से बनते हैं, इरोजन से बनते हैं। अब नीचे उतरी नदी पहाड़ों से और मैदानों में आ जाती है, तो कुछ स्ट्रक्चर्स बनते हैं। क्या क्या बनते हैं वो आप देख लीजिए। निक्षेपण या डिपोजिशन से क्या बनते हैं, जब नदी का वेग कम हो जाता, खासकर मैदानी इलाकों में, तो अपने साथ लाए गए मलबे को नहीं ढो पाती, नहीं ले जा पाती, तो जमा करने लगती है और उससे विभिन्न भू आकृतियां बनती है। पहला क्या बनते हैं, अलुवियल फैन। जहां पे पहाड़ से नदी मैदानों में आती है, तो पहले तो सबसे पहले वही डिपॉजिट करती है। एक फैन शब्द अपने कंकड़ पत्थर और सिल्ट को जमा कर देती है, जिसे कहते हैं जलोढ़ पंख या अलुवियल फैन कहते हैं। ठीक वहां पे जहाँ पे पहाड़ों से नदी मैदानों में आती है, तो पर्वतों से मैदान में प्रवेश करते समय ढाल में अचानक कमी आ जाने से पंख के समान निक्षेप करती है। ये उसका एक डायग्राम में इसे देखोगे तो आप समझ जाओगे। ये पहाड़ों से नदी उतरती है यहाँ पे, और नदी तो आगे निकल जाती है, लेकिन अपने लाए गए कंकड़ पत्थर को पूरा एक पंखे की शक्ल में वो डिपॉजिट कर देती है। इसे अलुवियल फैन या इसे जलोढ़ पंख कहते हैं। तो ये भी नदी बनाती है, कहाँ बनाती है, एकदम बॉर्डर लाइन पे जहाँ पहाड़ खत्म होते हैं और प्लेन शुरू होता है, उसके बाद भी नदी अब आगे की तरफ बढ़ती है, तो फ्लड प्लेन बनाती है। फ्लड प्लेन क्या होता है, जब आगे मैदानों में नदी गुजरती है आगे, तो बाढ़ आया करती है। जब पानी बारिश के महीने में जब बारिश से बहुत ज़्यादा पानी हो जाता है, तो नदी फैल जाती है और अपना जो दूर तक बाढ़ का पानी फैला देती है। और जब पानी कम होता है नदी का, तो नदी में वापस आती है, तो वो मैदान एक बना देती है, और वो काफ़ी उपजाऊ जगह होती है, जहाँ किसानों के लिए फसलें, गेहूं वगैरह की फसल उसमें बहुत अच्छी होती है। तो ये फ्लड प्लेन उसको बोलते हैं।
फ्लड प्लेन क्या है, ये देखिए आप, एक नदी आ रही है, ये इसका तटबंध है, यहाँ तक बाढ़ का पानी पहुंचता है। तो जो बाढ़ का पानी पहुंचने वाला इलाका उसे जनरली फ्लड प्लेन या बाढ़ का मैदान कहते हैं। नदी के किनारे विस्तृत समतल क्षेत्र जहां बाढ़ के समय उपजाऊ मिट्टी जमा हो जाती है। अब चूंकि ये फैलता जब पानी है तो इसके साथ जो बड़े बड़े कंकड़ पत्थर होते हैं, चूंकि वजन होते हैं, तो वो किनारे 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 इसके डिपॉजिट हो जाते हैं। तो एक कगार और किनारा बन जाता है उसका। ये ऊंचा वाला पोर्शन आप देख रहे हैं, तो ये इसको कहते हैं नेचुरल लेवी या प्राकृतिक तटबंध। जहाँ पानी बहता है उसके किनारे किनारे ऊंचे जो करार होते हैं प्राकृतिक तटबंध कहते हैं। नदी के किनारे पर मिट्टी के जमाव से बने ऊंचे ये बांध होते हैं। तो ये जो वाला पोर्शन आप देख रहे हैं, ये है लेवी या प्राकृतिक तटबंध। जनरली ये इसके लास्ट स्टेज में बनते हैं। लास्ट स्टेज का मतलब जब इसकी प्रौढ़ावस्था या मैच्योर स्टेज आ जाती है। तो ये बाढ़ से दो चीजें बनी, एक फ्लड प्लेन और एक प्राकृतिक तटबंध। और लास्ट में जब मुहाने पे पहुंचती है तो क्या बनाती है ये डेल्टा। आप लोग जानते होंगे गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा जो पश्चिम बंगाल या बांग्लादेश में बनता है, वह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। डेल्टा एक ये त्रिभुज के आकार की संरचना होती है जिसे ये उसमें डेल्टा बोलते हैं। और ये मुहाने पे बनता है डेल्टा। नदी के मुहाने पर समुद्र से मिलने से पहले तो उद्गम और मुहाने पे डेल्टा तमाम चीजें वहां जमा देती है। चूंकि इतना लोड हो जाता है इसके पास बालू और रेत का, और ग्रेडियंट खत्म, स्लोप खत्म हो जाता है, तो ये तमाम मलबे वहां डिपॉजिट कर देती है समुद्र से मिलने में। और इसकी एक चेन नहीं रह जाती, तमाम छोटे 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 डिस्ट्रीब्यूटरी में बन जाती है। क्योंकि इतना डिपॉजिट हो जाता है तो पानी इधर से नहीं जा पाता, कहीं पानी इधर घुस गया, घूम गया, कहीं पानी इधर घूम गया, कहीं तमाम ब्रेडेड चैनल बना लेती है, डिस्ट्रीब्यूटरी बना लेती है, जो उसी मलबे में वो इसकी शाखाएं वो चलती रहती हैं, जिसे गुम्फित नदी या ब्रेडेड चैनल या डिस्ट्रीब्यूटरी इसको ये कहते हैं। ये है डेल्टा, ये नदी आ रही है और चूंकि ये सब डिपॉजिट कर दी, डेल्टा है त्रिभुज के आकार का, और तमाम इसकी छोटे छोटे चैनल बन गए। नदी इधर भी मुड़ गई, इधर भी मुड़ गई, इधर भी मुड़ गई, इधर भी मुड़ गई, इधर भी मुड़ गई। तो ये ब्रेडेड चैनल इनके बोलते हैं या डिस्ट्रीब्यूटरी बोलते हैं इन्हें। और ये पूरे को ये डेल्टा बोलते हैं जो वो डिपॉजिट कर देती है। डेल्टा शब्द सबसे पहले इस्तेमाल किया था हेरोडोटस, आप पढ़ते होंगे फादर ऑफ हिस्ट्री। उन्होंने सबसे पहले इसे नील के मुहाने पे देखा था। नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है, उसके मुहाने पे देखा था, उन्होंने इसे डेल्टा कहा, तब से ये इसका प्रचलन हो गया। कुछ ऐसी भूआकृतियां हैं जो इरोजन और डिपोजिशन दोनों से बनती हैं, हम लोग उसे भी देख लेंगे। तो पहले हम लोगों ने अभी देखा इरोजन, फिर देखा डिपोजिशन, और अब दोनों से क्या क्या बनती है। तो दोनों से बनने वाली एक होता है मेंडर या नदी विशर। जब मैदानी इलाकों में आती है तो नदी सीधे न होके वो सांप की तरह टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, जिसे विसर्प नदी कहते हैं। नदी सांप की तरह टेढ़ा मेढ़ कर बहने लगती है तो उसे विसर्प नदी कहते हैं। और जब ये मुड़ती है नदी इस तरह से, नदी जब चलने लगती है सांप के आकार की, तो ये इसे विसर्प नदी कहते हैं। और ये वाला जो पोर्शन होता है इसका बाहर की तरफ, तो यहाँ कटाव ज्यादा होता है, जो अंदर वाला होता है वहां पे कटाव इसका कम होता है। तो उससे क्या बनती है, गोखुर झील बन जाती है। ये डायग्राम है गोखुर झील, या इसे ऑक्स बो लेक भी कहते हैं। तो पहला नदी विसर्प जो सांप की तरह टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, वो इरोजन डिपोजिशन दोनों से बनता है। और एक गोखुर झील कैसे बनती है, ये मान लीजिए ये नीला वाला पोर्शन नदी आ रही है, कभी क्या होता है ये चल रही है और इसके बाहर की तरफ इधर की साइड में कटाव ज्यादा होता है, इधर डिपोजिशन होता है, यहाँ जमा होता जाता है, तो ये बढ़ती जाती है। और उसी तरह से इधर होता है, जब यूं मुड़ती है तो इधर कटाव होता है, इसी तरह से इसके इधर कटाव होता है। अंततोगत्वा क्या होती है, जब कभी प्रेशर पड़ता है तो ये नदी सीधा हो जाती है, तो ये वाला पोर्शन बीच में डिपोजिशन होके इससे नदी से अलग हो जाता है।
तो ये जो अलग हो जाता है मेन नदी से, इसके कहते हैं ऑक्सबो लेक या गोखुर झील। तो ये भी नदी से ही बनते हैं और यूथफुल स्टेज में तो नहीं, मैच्योर स्टेज में ये बनते हैं और इस तरह से इनका स्ट्रक्चर दिखाई दे दिया। तो अब लगभग लगभग इतने स्ट्रक्चर्स नदियां बनाती हैं, तो ये आपको मालूम होने चाहिए कि कौन से स्ट्रक्चर नदी बनाती है। इसके साथ साथ एक सबसे बड़ा एक कनवार लेक है बिहार में, कनवर लेक, ये एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील मानी जाती है, कनवार लेक। तो ये अलग से हम लोगों ने यहाँ मेंशन कर दिया कि आप जानते रहिए। तो कितनी चीजें हो गई, पहले इरोजन हो गया। इरोजन कहाँ होता है? पहाड़ी इलाकों में, वहाँ पे वी शेप्ड वैली बनती है, जॉर्ज कैनन बनता है, उसके बाद वाटरफॉल या रैपिड्स बनता है और पॉट होल्स जो उसके पेंदे में छोटे छोटे छेद हो जाते हैं। उसके बाद नीचे उतरती है तो बॉर्डर लाइन पे ही, जहाँ पे पहाड़ और मैदान शुरू होता है, वहाँ पे अलुवियल फैन वो बनाती है। बाकी नदी आगे आती है तो फ्लड प्लेन बनाती है या किनारे किनारे तटबंध, प्राकृतिक तटबंध या लेवी बनाती है, बाद में डेल्टा बनाती है। और मैदानी इलाकों में ही ये आपके मेंढर बनता है, नदी सांप वाली नदी विसर्प जिसे कहते हैं, और ये गोखुर झील बनती है। तो नदी इतने स्ट्रक्चर बनाती है, इसमें डिपोजिशन, इरोजन भी हो गया, डिपोजिशन भी हो गया, और दोनों से जो स्ट्रक्चर्स ये बनते हैं। अब इनको एक चीज और आप जान लीजिए कि अगर इसे आप यूथफुल स्टेज वगैरह में देखना चाहें, युवावस्था में क्या बनता है, प्रौढ़ावस्था में क्या बनता है, या वृद्धावस्था में ये क्या बनाती है, इससे भी सवाल पूछते हैं कि ये, जैसे पिछला अभी इम्तिहान हुआ उसमें इसने पूछा है कि वी शेप्ड वैली नदी की किस अवस्था में बनता है। तो वी शेप्ड वैली, जैसे आप लोगों ने पढ़ा कि नदी की प्राथमिक अवस्था में जब पहाड़ों पर रहती है, या इसकी युवा अवस्था में यूथफुल स्टेज में बनता है। तो वी शेप्ड वैली, गॉर्ज, कैन्यन, वाटरफॉल, रैपिड्स, पॉटहोल, ये इसकी यूथफुल स्टेज है। मैच्योरिटी स्टेज में क्या बनता है? मेंढर बनता है, अलुवियल फैन बनता है और फ्लड प्लेन बनता है। और वृद्धावस्था में क्या बनता है? ऑक्सबो लेक बनता है, डेल्टा बनता है, इसकी डिस्ट्रीब्यूटरी बनती है, और लेवी भी इसी में आता है, तटबंध में। तो ये नदी इतने लैंड फॉर्म्स ऊपर से नीचे तक बनाती है। अब इसके बारे में हम अगले चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि ग्लेशियर या हिमनद या हिमानी क्या क्या भू आकृतियां बनाता है।